11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने जब भोजशाला का निर्माण कराया तो इस भोजशाला की गिनती तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की श्रेणी में की जाती थी। उस वक्त देश भर से आने वाले तमाम विद्वान यहाँ पर वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन 13वीं शताब्दी में महमूद खिलजी ने जब यहाँ पर कमाल मौला की इस मस्जिद की स्थापना की, उसके ठीक बाद कहीं न कहीं यहाँ पर भोजशाला विवादों में रही। यहाँ पर सीधे तौर पर हिंदू पक्ष का अपना दावा रहा और मुस्लिम पक्ष यहाँ पर इस भोजशाला को अपना जो है वो मस्जिद बताते हुए आया। लेकिन लगातार विवादों के बीच में ब्रिटिश काल में कई बार इस भोजशाला परिसर को लेकर तमाम तरह के निर्णय हुए। लेकिन आप ठीक भोजशाला के इस परिसर के बाहर देखें तो आज भी आपको कमाल मौला की वो मस्जिद नजर आ जाएगी और हर शुक्रवार को यहाँ पर हाईकोर्ट के फैसले से पहले नमाज भी अदा की जाती रही है। लेकिन अब हाईकोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सामने आया उसके बाद में अब 365 दिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूजा अर्चना की जाएगी। धार की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर आस्था के रंग में रंग गई है और इस बार नजारा बिल्कुल अलग है। रविवार की सुबह जैसे ही सूरज की किरणें परिसर में उतरी, वैसे ही शंख ध्वनि, मंत्रोच्चार और जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। कई लोग हाथों में देवी के चित्र लेकर पहुंचे। गर्भगृह को विशेष रूप से सजाया गया। रंगोली, अखंड ज्योत और शुद्धिकरण के बाद पूरा परिसर मानो नई ऊर्जा से भर गया। धार की धरती पर स्थापित है भोजशाला और भोजशाला में जब आप दस्तक देते हैं यानी कि प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक दो नहीं ऐसे हजारों प्रमाण मिल जाएंगे जिसके दम पर आप कह सकते हैं कि ये एक मंदिर है। शुरुआत करेंगे इस खास चर्चा की बंसल न्यूज़ के इस खास पेशकश की। हमारे साथ में डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरी भोजशाला को लेकर लंबे समय से शोध भी कर रहे हैं। यहाँ के इतिहास को बहुत गहराई से जानते हैं और उन्हीं के साथ में आज की इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे शर्मा जी आप देखते हैं यहाँ का एक अलग वैभवशाली इतिहास रहा है और हम जब देखते हैं कि एक ऐसी परंपरा से भोजशाला जुड़ा हुआ है जहाँ पर वेद पुराणों की शिक्षा दीक्षा दी जाती रही है, कहीं ऐसे बड़े शख्स भी हुए हैं जिन्होंने इसी भोजशाला से शिक्षा ग्रहण की और देश भर में अपना परचम लहराया। क्या कुछ वो प्रमाण आज आप हमें दिखाने जा रहे हैं बंसल न्यूज़ पर? वाकई ये स्थान केवल एक प्राचीन या पत्थरों की इमारत नहीं है, इसकी इबारत में पूरा इतिहास समाया हुआ है। 1010 से 1055 के मध्य राजा भोज का कार्यकाल रहा और सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ इन पत्थरों में उजड़ी हुई बस्तियों में वीरानियाँ बोलती है। ये भोजशाला खुद बोलती है, बस आपको सुनने की क्षमता चाहिए। ये वो स्थान है जहाँ पर साहित्य रचा जाता था, साहित्य सुना जाता था और उस काल में नाट्य कला का जो महत्व है वो इतना ज़्यादा प्रतिपादित था। दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे पारिजात मंजरी और अवनी कुर्म शतक। एक बार फिर से आप बता दीजिए। ये अवनी कुर्म शतक और पारिजात मंजरी दो नाटक हैं जो कि मदन कवि द्वारा रचित है और इन नाटकों को शिला पे लिखा गया। इसका मतलब है कि ये स्थायी रूप से अंकित किए गए हैं, ये स्थायी भाव है। नाट्य हमारे केवल मनोरंजन की परंपरा में नहीं, नाट्य हमारे संस्कृति और साहित्य में भी स्थान पाता है। ये उस काल से आज तक की अनवरत साधना का एक प्रतीक है। यह भोजशाला, जिसे कि इसका नाम से कि भोज और शाला एक समन्वय है, भोजकालीन साहित्य का और शिक्षा देने का केंद्र भी था। यहाँ कश्मीर से कल्हण, माघ, भारवी, छत्रप, मदन कवि जैसे बड़े बड़े साहित्यकार देश के अन्य अन्य स्थानों पर धार आते थे, आवासीय रूप से यहाँ पर रहते थे और वो साहित्य का सृजन करते थे। कहते हैं कि राजा भोज के 84 ग्रंथ हैं जो अलग अलग विषयों के हैं
उसमें राजनीति, वास्तु, धर्म, कोश, व्याकरण, वास्तु के साथ साथ ये देखिए उस काल की विशेषता कि चिकित्सा के ग्रंथ भी हैं। ऐसा कहते थे उस काल में कि जब किसी को कुष्ठ रोग हो जाता था, कोढ़ हो जाता था, तो व्यक्ति को जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन राजा भोज का एक ग्रंथ है राजमृगांक, उसके अंदर चिकित्सा की पूरी व्यवस्था थी और कुष्ठ रोग का इलाज भी था। यानी जो चरक संहिता में जो चिकित्सा की पद्धति नहीं थी वो राजा भोज के ज्ञान में और कौशल में वो संग्रहित थी। और एक ही उस पुस्तक के अंदर स्त्री रोग चिकित्सा, पुरुष रोग चिकित्सा, पशु चिकित्सा भी समाहित है। एक ये 11वीं शताब्दी की आप पूरी कहीं न कहीं 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य का बीच हमारी आधुनिकता के साथ साथ हमारा ज्ञान का प्रभाव देखिए कि हमने स्त्री रोग चिकित्सा, पुरुष चिकित्सा और बाल चिकित्सा के साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रखा है। यानी ये सर्वव्यापकता जो थी ये राजा भोज के कार्यकाल में और सुशासन के सुधार के रूप में देखी जाती है। कुछ लोग कहते हैं विवाद का विषय है, मैं कहता हूँ विवाद की जगह ही नहीं है, ये तो वाद विवाद की जगह है, ये शास्त्रार्थ की जगह है, ये मंत्रों की जगह है, ये मन की जगह है। और आज जब हम भोजशाला के इस फैसले के बाद देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये वो जगह है कि जहाँ पर सत्य, सनातन और सतत संघर्ष आज सामाजिक रूप से और न्यायिक रूप से प्रमाणित हुआ है। एएसआई ने जब इसका सर्वे किया, 90 दिन से ज़्यादा कहीं न कहीं ये सर्वे चला और उस सर्वे रिपोर्ट में तमाम तरह के प्रमाण शर्मा जी हमने देखे हैं। उस रिपोर्ट में यहाँ के स्तंभों का जिक्र है, 104 स्तंभ है, अष्टकमल दल है उसका जिक्र है, इसके अलावा यहाँ की प्राचीन प्रतिमाएं हैं उसका जिक्र है, और जो यहाँ की दीवारों पर, स्तंभों पर जिस तरीके की आकृतियाँ हैं वो कहीं न कहीं दर्शाती है कि ये मंदिर का स्वरूप है, भोजशाला का स्वरूप है। कैसे उस रिपोर्ट के अंशों का आप देख पा रहे हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि सुनने की मोहलत मिले तो आवाज़ इन पत्थरों में, ये पत्थर खुद बोलते हैं, इमारत खुद बोलती है। आपको यहाँ पे मूर्तियाँ दिखाई देगी, यहाँ पे संस्कृत के वर्णक्रम के श्लोक दिखाई देंगे, यहाँ पर स्तंभों पे आपको गजमुख दिखाई देंगे, अश्वमुख दिखाई देंगे। और ये जो सिंहमुख है ये केवल किसी घरों में नहीं होते हैं, ये ऐसी सार्वजनिक जगह होते हैं, मंदिरों में होते हैं या पाठशाला में होते हैं, ऐसे केंद्रों पे होते हैं जिनकी सार्वजनिक स्वीकार्यता होती है। ये राजाश्रय में बनी वो इमारतें हैं जहाँ पे देश भर के विद्वान आए, उन विद्वानों पे यहाँ पे साहित्य का सृजन किया और वो जन उपयोगी ऐसे साहित्य जो आज भी प्रासंगिक है। यदि हम कोश की बात करें तो कोश उस ज़माने में था, कोश आज भी है। चिकित्सा उस ज़माने से, चिकित्सा आज भी है। व्याकरण और हम धर्म की बात करें तो वो आज भी है। साथ ही इन स्थानों पर विविध कला के कलाकार भी आए, इसीलिए इन स्थानों पर हम देखते हैं कि पत्थरों की सुंदर आकृतियाँ तो बनी है, लेकिन इसका जो वर्गाकार क्षेत्र है, जो वर्तमान स्वरूप है, ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत छोटा शेष बचा है। यदि ये 500 विद्वान यहाँ पे राजाश्रय में रहते थे, 1200 विद्यार्थी प्रतिदिन यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे, तो ये स्वरूप और भव्य और बड़ा है, जो कि वो पीछे दिखाई भी देता है। एक बात और स्पष्ट बता दूँ कि ये इस इमारत में कुछ आपको प्रतीक दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं हमारे जो कैमरा पर्सन है उनसे दरख्वास्त करूंगा। ये जो प्रतीक है, अश्वरोही प्रतिमा है, ये गजरोही प्रतिमा है, और ये जो प्रतिमा है ये आज की प्रतिमा नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। इससे इस बात को सिद्धता मिलती है, प्रामाणिकता मिलती है कि भोजशाला नई नहीं है, भोजशाला बहुत पुरानी है, 1000 साल पुरानी ये स्थापत्य की निशानियाँ हैं। और इस तरह के निशान इस बात को भी अंकित करते हैं कि यहाँ साहित्य सृजन के साथ साथ कला की स्थापत्य भी हमको यहाँ पे सहजता से दिखाई देती है। एक और शर्मा जी में ये मेरा ध्यान ये यहाँ पर जा रहा है, जो यहाँ पर एक घंटियाँ बनी हुई है, जो घंटियाँ मुझे लगता है कि मंदिरों में अक्सर नज़र आती है। तो ये जो तमाम स्तंभों पर इस तरीके के चिन्ह हैं, आकृतियाँ हैं, ये किस तरीके का जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर एक भाव दर्शा रही है? परमारकालीन मूर्ति स्थापत्य में एक बात स्पष्ट है कि इनकी एक विशिष्ट शैली है। मैंने कहा कि गजमुख है, सीमुख है, ऐसी हमारी जो घंटियाँ हैं ये घंटियाँ केवल मंदिरों में हो सकती है और कहीं तो हो नहीं सकती है। तो ये बात भी स्वरूप से प्रमाणित है, जो न्यायालय ने कहा है वो वाकई सत्य कहा है कि ये मंदिर है, मंदिर था और मंदिर रहेगा। तो ये घंटियाँ और इस तरह के जो प्रतीक मैंने आपको बताए हैं, यह मूर्तियाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हनुमान जी की मूर्ति है, राम दरबार की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की मूर्ति है और देवी की प्रतिमा के अंकन मिलते हैं। ये स्व प्रमाणित करते हैं कि ये स्थान वाकई मंदिर था, पाठशाला था, विद्वानों का केंद्र था। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और आपको वो यहाँ पर बनाए हुए कमरे भी दिखाते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि देश भर से जो विद्वान हैं, विश्व के अलग अलग हिस्सों से जो विद्वान आते थे, वो किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा न सिर्फ ग्रहण करते थे, यहीं पर रहते थे, यहीं पर उनका भोजन होता था और यहीं पर जो कुंड बना हुआ है, यहीं पर जो है हवन यज्ञ किया जाता था। और न सिर्फ कला और संस्कृति बल्कि तमाम वेद और पुराणों की भी दीक्षा इसी भोजशाला से ग्रहण की जाती थी। चलिए आप देखें, भोजशाला में जिस भी कोने में आप जाते हैं
वहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं। और ये देखें यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं वो सीधे तौर पर बनाई गई है और एक इस सीढ़ी के ठीक ऊपर, और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ठीक गर्भगृह यानी कि जो वाग्देवी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी उससे ठीक पास में लगाई गई है। लेकिन इन सीढ़ियों का स्वरूप मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है, यानी कि लंबा वक्त इन सीढ़ियों को हुआ नहीं। और उसके ठीक सामने एक आपको आकृति है और उसमें शायद उर्दू भाषा में कुछ उकेरा गया है। ये कुछ अलग नज़र आता है, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ तस्वीरें कुछ अलग है। देखिए, भोजशाला का जो स्थापत्य है वो जो 1000 साल पुराना है। ये होशंग शाह, खिलजी और गोरी के जो आक्रमण हुए हैं उसके बाद आप देखिए बिल्कुल अलग से लगाया हुआ हिस्सा दिख रहा है आपको। तो ये मूल भोजशाला का हिस्सा नहीं है। जब ये लोग आए थे तो इनका राज दरबार लगता था, एक कचहरी लगती थी। ये कचहरी के लिए अलग से बना हुआ स्थान है जो अलग से लगा दिया गया है। तो ये मूल भोजशाला का हिस्सा नहीं है। यानी कि कहा जा सकता है कि इसके स्वरूप को बदलने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा लगाया है। और दूसरा मैंने कहा गर्भगृह था, माता जी के जो मूल स्थान था उससे ऊंचा स्थान बनाने की कोशिश की गई है। फिर प्रतिमा हमारी वहाँ स्थापित थी और एक ऊंचा स्थान बनाने की कोशिश की गई है। तो ये जो मानसिक कलेश था उनका, हमारे धर्म और संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, वो असफल प्रयास था। कुछ समय तक वो जरूर रहा, लेकिन अब उसका प्रभाव भी खत्म हो गया है और उसका महत्व भी खत्म हो गया है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला को वाग्देवी मंदिर के रूप में मान्यता मिली है। कोर्ट में एएसआई की रिपोर्ट अहम आधार बनी, जिसमें 94 मूर्तियां और अवशेष, गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की आकृतियां, साथ ही संस्कृत प्राकृत शिलालेखों के प्रमाण सामने आए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से भोजशाला में 365 दिन पूजा की अनुमति दिए जाने के बाद श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। 720 वर्षों से हिंदू समाज सतत संघर्ष कर रहा था। लाखों लोगों ने इस मंदिर के लिए अपनी शहादत दी है, सैकड़ों ने अपना जीवन लगाया है। तब जाकर आज हिंदू समाज के 720 वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद संविधान के अनुरूप हाई कोर्ट ने जो इस परिसर पे कलंक लगा था, जिसे भोजशाला को कमाल मौलाना मस्जिद कहा जाता था, अब यह हाई कोर्ट के आदेश के साथ यह मां सरस्वती का मंदिर कहलाएगा। साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र को आदेशित किया है कि जो प्रतिमा या राजा भोज द्वारा स्थापित थी जो लंदन में है उसे शीघ्र लाकर स्थापित करे। आज हमने उस प्रतिमा की प्रतिकृति प्रतिमा के रूप में यहाँ स्थापित की है। इसका शुद्धिकरण किया है, गंगा जल और गौमूत्र से नवग्रह की स्थापना की है, यज्ञ किया है और माँ का अर्चन किया है। आज ऐसा लग रहा है वसंत पंचमी फिर से आ गई, कैसा क्या कुछ देख रही हैं आप? वसंत पंचमी जैसे आज जैसी लग रही है बिल्कुल, और पूरी पूजा और आराधना होगी आज दिन भर, अब हमेशा चलेगी भोजशाला में। तो आज माँ के नाम कुछ एक भजन तो सुना दीजिए। आप इतनी सारी महिलाएं हैं, 2 पंक्तियां जो आप सुनाना चाहें। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, धार में पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। ये बहुत खुशी का अवसर है और हजारों हजार लोगों की साधना, तपस्या और संघर्ष और हिंदू समाज की जागृति का ये परिणाम है। और ये मतलब कुछ समय आज से 4 दशक पहले, 3 दशक पहले ऐसा महसूस होता था कि ये असंभव है। मध्य प्रदेश के एक तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि वहाँ मूर्ति नहीं है तो मंदिर कैसे है, तब मैंने कविताओं की 2 पंक्तियों में उन्हें जवाब दिया था और वो पंक्तियाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से पहुँचा था। उन्होंने कहा कि मूर्ति नहीं है तो मंदिर कैसे है, तो मैंने कहा था कि शेर दहाड़ते हैं भोजशाला के गलियारों में और चूहों की फौज राजनीति के बिल में रहती है, मूर्तियां कभी मंदिर में नहीं रहती, भक्तों के दिल में रहती हैं। आज देखिए आप, माँ लंदन में है, मूर्ति लंदन में और मंदिर धार में है। इससे बड़ा सनातन का चमत्कार और क्या हो सकता है। वो चमत्कार आज प्रत्यक्ष है, कानून की मोहर लगी है, लोगों की खुशियों पे, लोगों की भावनाओं पे, और किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सत्य सत्य होता है, वो जमीन फाड़ के प्रकट होता है। चाहे 1000 साल उसको दबाने की कोशिश करें, कुत्सित कोशिश करें, राजनीतियाँ करें, झूठ करें, कपट करें, लेकिन सत्य आज प्रकट हुआ है। और एक कवि के रूप में, इन सब के मित्र के रूप में, एक सनातनी के रूप में, ये सचमुच अद्भुत
हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके सबके संघर्षों का फल यहाँ हमको मिला है। आज ये सारी तपस्या सफल हुई है, हम सच में बहुत खुश हैं। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त हम इस भोजशाला के ठीक बीचों बीच स्थित हवन कुंड के नजदीक मौजूद हैं। ये विशालकाय हवन कुंड है और इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर देश भर से आने वाले तमाम विद्वत जन वैदिक सनातन संस्कृति का अध्ययन करते थे। यहाँ पर आने वाले शिष्यों को वैदिक सनातन संस्कृति का पाठ भी पढ़ाया जाता था। ऐसे कई विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, विज्ञान और अपने जो है वैदिक सनातन संस्कृति के ज्ञान के माध्यम से देश भर में सनातन संस्कृति का प्रचार किया। और आप जिस हवन कुंड को देख रहे हैं वहां पर एक साथ बैठकर कई बड़े से बड़े विद्वान वैदिक संस्कृति और मंत्रोच्चार का यहाँ पर सीधे तौर पर प्रचार प्रसार करते थे। ये भी मान्यता है कि इस भोजशाला के भवन में कालिदास, भवभूति, भास्कर भट्ट और धनपाल जैसे प्रकांड विद्वानों ने भी अध्ययन किया और इसके साथ में अध्यापन का कार्य यानी कि बतौर वे टीचर एक शिक्षक की भूमिका में भी रहे हैं। और ठीक इसके सामने माँ वाग्देवी का वो जो गर्भगृह है जहाँ पर किसी वक्त किसी दौर में माँ वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी और जब वसंत पंचमी का मौका होता था तो यहाँ पर विशेष तौर पर अलग तरीके के अनुष्ठान किए जाते रहे हैं। भोजशाला में पूजा अर्चना के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना और एसपी सचिन शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी भोजशाला पहुंची। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी इस वक्त पहुंची हुई है धार की भोजशाला में। आज आपने पूजन किया है, बड़ा दिन है, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और 365 दिन अब पूजा की अनुमति मिल गई है। कैसे देखते हैं इस दिन को? इसको लोगों में उत्साह है और जहाँ भी कोई एक उत्साह होता तो गाना बजाना, ढोल नगाड़े, लोग सब पूजन पाठ सुबह से लगा के पूरा वातावरण एक माँ के लिए। और जब माँ का फैसला आया है तो लोगों में बड़ा उत्साह है और हर समय के लिए ये हमारे समाज के लिए और संस्कृति की जीत हुई है, हिंदू समाज की जीत हुई है। और ये पहले से ही जब आधारित पर निर्णय कोर्ट ने दिया है तो सभी उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सब लोगों का उत्साह बना रहा है। आप ध्वजा फहराने आई है यहाँ पर शिखर पर? ध्वजा तो लगती है, लगी है। जा रही हैं आप ध्वजा लगाएंगी ऊपर? तो ध्वजा लगा दी। पर और जगह और लग जाए ऐसा, बाकी और कोई। आप सावित्री ठाकुर जी को सुन रहे थे और ध्वजा लहराने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर वो पहुंची हुई है और इस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर हाईकोर्ट का निर्देश आया है, हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद में अब 365 दिन यहाँ पर सीधे तौर पर पूजा की अनुमति सीधे तौर पर भोजशाला में दे दी गई। और उसके बाद में आप उत्साह देख सकते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर वाग्देवी के पूजन के लिए भोजशाला पहुँच रहे हैं। देखिए, आक्रांताओं ने लगातार आक्रमण किए, उन्होंने प्रतिमानों को मिटाने की कोशिश की, हमारी आस्था को चोट पहुँचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक व्यापकता थी भोजशाला के प्रभाव की और स्वभाव की। इसको जीता मिटाने की कोशिश की है, उतने इसके प्रमाण और निकलते गए हैं। यदि आक्रांतों ने इस स्थान को नष्ट करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक उन्होंने नष्ट किया भी, लेकिन इसकी खुदाई में मूर्तियों का मिलना, इसकी खुदाई में पाषाण स्तंभों का मिलना, इसकी प्रतिमा का लंदन चले जाना, लेकिन लंदन में प्रमाण का मिलना कि ये एक मेजर जनरल द्वारा, किनकेट द्वारा ये प्रतिमा वहाँ ले जाई गई थी। तो ये सब प्रमाणित बात को स्पष्ट करते हैं कि हमने इस भोजशाला के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश तो की है, लेकिन आक्रांता सफल नहीं हो पाए हैं। प्राचीन वर्णमाला है और आप देखें कि इन यंत्रों के माध्यम से उस वक्त शिक्षा दी जाती थी, इन्हें मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इन्हें संरक्षित किया गया। और आप देखें, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये बहुत ही अलग तरीके की वर्णमाला है। हालांकि इस लिपि को हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप देखें ऊपर से नीचे तक एक यंत्र का स्वरूप यहाँ पर आपको दिखाई देगा और इस यंत्र के माध्यम से वर्णमाला कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर दिखाई जाती थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये काल सर्पदोष यंत्र भी है, इसे ये भी कहा जाता है। और इस वक्त हम उस भव्य दिव्य प्रांगण में पहुंच चुके हैं जहां पर किसी ज़माने में प्राचीन दौर में माँ वाग्देवी की एक प्रतिमा विराजित थी। बाद में अंग्रेज़ों ने जब खुदाई की तो उस प्रतिमा को वो लोग लंदन लेकर गए और इन सब के बीच में
जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे कि ये जो अष्ट कमल दल है ये ठीक मंदिर के बाहर का हिस्सा है, जहाँ पर आपको ठीक ऊपर आप जब नजरें डालते हैं तो अष्ट कमल दल नजर आता है। इसके महत्व को भी हम लोग बहुत बारीकी से दीपेंद्र शर्मा जी से समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये अष्ट कमल दल और आप कहते हैं कि इसका महत्व सिर्फ और सिर्फ प्राचीन कालीन मंदिरों से जुड़ा हुआ है? देखिए, हमारा गर्भगृह मतलब देवी की स्थापना का या ईश्वर की स्थापना का स्थान माना जाता है। और ये अष्टदल कमल जो बनाए गए हैं ये विशुद्ध रूप से हमारे गर्भगृह के प्रतीक होते हैं। हमारे यहाँ जो ये अष्टदल कमल की ये मान्यता है, ये हमारे आध्यात्मिकता के साथ साथ ये मूर्तिकला और मंदिर स्थापत्य का भी प्रमाण माना जाता है। और इस तरह का अष्टदल कमल केवल जो महत्वपूर्ण मंदिर होते हैं उनके अंदर दिखाई देते हैं। ये शिखर जो कलश होता है, शिखर कलश का आंतरिक भाग मंदिर का, ये प्रमाण करता है इस बात को। भोजशाला में इतिहास और आस्था दोनों फिर से एक साथ सांस लेते नजर आ रही हैं। भोजशाला अब सिर्फ एक पुरातात्विक धरोहर नहीं बल्कि फिर से जीवंत आस्था का प्रतीक बन चुकी है, जहां इतिहास की परतों के बीच श्रद्धा की नई कहानी लिखी जा रही है। कहते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं मिलता है, कुछ इमारतें भी अपने इतिहास की गवाही देती है। भोजशाला की ये इमारत भी अपने ऐतिहासिक अस्तित्व को बयां करती है। यहाँ की दीवारों में ना सिर्फ यहाँ का इतिहास नजर आता है, बल्कि यहाँ आने के बाद में आपको इस बात का आभास भी होगा कि धार की ये भोजशाला वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के साथ ही कला और संस्कृति के समागम का भी एक बड़ा केंद्र रही है। फिलहाल धार की इस ऐतिहासिक भोजशाला से मेरे सहयोगी जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पाल, बंसल न्यूज।